इसने 4 राउंड गोलियां चलाई। सिवान में 3 लोग घायल हुए हैं। मोहम्मद आरिफ, आकाश कुमार और बुलेट कुमार गौड़ को गोली लगी है, जिनका इलाज पटना के एक अस्पताल में चल रहा है। प्रशासन ने कहा है कि तीनों खतरे से बाहर हैं। सिवान के जिलाधिकारी ने कहा है कि गोली चलाने के आदेश सिपाही को नहीं दिए गए थे। AK-47 क्या वह पुलिसकर्मी अभिषेक पटेल अपनी मर्जी से चलाने लगा? 26 जुलाई के प्रभात खबर में सिवान के SP पूरन कुमार झा का बयान छपा है कि भीड़ की तरफ से फायरिंग के कारण पुलिस को भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन अब DM कह रहे हैं AK-47 वाले सिपाही को गोली चलाने का आदेश नहीं था। उसे AK-47 लेकर पब्लिक में नहीं आना चाहिए था, कहीं और जा रहा था, मगर यहां फंस गया। यह कैसे संभव है कि सिपाही फंस गया और AK-47 चलाने लगा? तो क्या यह लीपापोती हो रही है? पुलिस ने माना है कि 3 छात्रों को गोली लगी है, मगर AK-47 से लगी है या नहीं यह साफ नहीं। AK-47 का मामला बड़ा होता जा रहा है। छात्रों पर पुलिस हिंसा का यह नया चेहरा बन गया है। संसद परिसर के मकरद्वार पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा ने वोट चोरी, पेपर चोरी, चंदा चोरी के पोस्टर लेकर आज प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन मांग कर रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष शांतनु सहित पटना और बिहार के सभी 700 छात्र छात्राओं को जेल से बिना शर्त रिहा किया जाए और माननीय जनप्रतिनिधियों एवं पूर्व मंत्री को भी रिहा किया जाए। उधर लोकसभा में भी विपक्ष जवाब मांगने लगा कि बिहार में छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने के आदेश किसने दिए। इसी हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पेश कर दिया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में 20 जुलाई की हिंसा और बिहार में AK-47 चलाए जाने की घटना का मुद्दा उठाया और अमित शाह से जवाबदेही की मांग की। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने भी कहा है कि गृह मंत्री को लोकसभा में आकर जवाब देना होगा कि बिहार में AK-47 और दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल का ऑर्डर किसने दिया। आज भी संसद के दोनों सदन नहीं चल सके। घायल छात्रों से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि 27 जुलाई की रात तक अगर छात्रों को रिहा नहीं किया गया, मुकदमे वापस नहीं लिए गए, तो बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि संपूर्ण देश में किसी भी छात्र प्रदर्शन में पुलिस मैनुअल का उल्लंघन कर AK-47 से गोली चलाने का यह मामला पहला है। कई सैकड़ों हजारों छात्राओं को अभी भी हर जिलों में हिरासत में लेने का काम किया है, गलत धाराएं लगा करके मुकदमा किया है। और कल जब तय हो चुका है कि आंदोलन खत्म हो रहा है, तो जितने आंदोलनकारी हैं उन पर से जो है मुकदमा जो है वापस लिया जाएगा। लेकिन बिहार में जबरन जो है केस करके लोगों को डाला जा रहा है जेलों में। दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है, जिसपे खुद 7 हत्या के मुकदमे हैं। दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई गई। 3 जो सिवान के जो छात्र हैं वो घायल हैं और हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि बिहार में अलग अलग जिलों में जो है पुलिस ने गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है, लोगों पर लाठियां बरसाई हैं, लोगों पर फर्जी मुकदमा किया है। सिवान में 30 से अधिक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। 102 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3000 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR हुई है। गोपालगंज में 324 छात्र फरार बताए जा रहे हैं। इन आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। बिहार में कितनी गिरफ्तारी हुई है, कितने घायल हुए हैं, पुलिस के ही कितने घायल हुए हैं, इसे लेकर पुलिस ने अभी तक हमारे वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक कोई आधिकारिक रिलीज जारी नहीं की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी कोई बयान नहीं आया है। उनके ट्विटर हैंडल पर इन गिरफ्तारियों और पुलिस के साथ हुई हिंसा पर कुछ भी नहीं। तो क्या बिहार में
छात्रों को जेल भेजकर उनके पीछे पुलिस को लगाकर जेंजी को भयभीत किया जा रहा है। जो काम दिल्ली में नहीं हो सका उसे बिहार में किया जा रहा है ताकि जेंजी डर जाएं, फिर आगे कोई ऐसा आंदोलन ना हो। पटना जिला प्रशासन ने प्रभात खबर में 150 से अधिक छात्रों की तस्वीरें छापी हैं। इन्हें असामाजिक तत्व के रूप में बताया गया है। इनकी पहचान में जिला प्रशासन की मदद की मांग की गई है। माता पिता से भी अनुरोध किया गया है कि बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए, अवैध या हिंसक गतिविधियों में शामिल होने से रोकिए। इस तरह का काम तो दिल्ली पुलिस भी नहीं कर सकी। इन छात्रों की तस्वीर अपराधियों की तरह जारी कर दी गई है। सीतामढ़ी पुलिस ने भी बड़ी संख्या में छात्रों की तस्वीरें जारी की हैं और इन्हें उपद्रवी लिखा है। 180 छात्रों की तस्वीरें जारी हुई हैं। इन तस्वीरों को बिहार पुलिस के मुख्य हैंडल ने भी रीट्वीट किया है। जब केंद्र सरकार ने वादा किया था कि छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे और नए दर्ज नहीं होंगे, तब फिर पटना में छात्रों की तस्वीर क्यों जारी की जा रही है और इन्हें अभी से असामाजिक तत्व क्यों कहा जा रहा है? क्या छात्रों के पास कोई जरिया है कि लाठी चलाने वाले, AK-47 चलाने वाले, पैलेट गन चलाने वाले अफसर और जवानों की तस्वीरों का विज्ञापन अखबारों में दे सकें? अगर इनमें से कुछ छात्र बेकसूर निकलते हैं तो इस तरह के पोस्टर से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या बिहार सरकार को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? छात्र आंदोलन और छात्र राजनीति के नाम पर बिहार में कितने ही नेता दुकान चलाते चलाते मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए और फिर छात्रों के साथ अपराधी के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप यादव को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशांत किशोर ने तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी की निंदा की है। कहा है कि तेज प्रताप ने उन्हें सपोर्ट किया, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। तेज प्रताप के वकील का कहना है कि FIR दर्ज होने से एक शाम पहले तेज प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। इस समय तेज प्रताप को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। 8 अगस्त तक तेज प्रताप बेऊर जेल में रहेंगे। सवाल 6 दिन का नहीं है। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, और मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन? लेकिन बात तो बातचीत से ही हल होगा ना, सारी चीजें बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। कोलकाता से भी खबरें आ रही हैं कि कोलकाता पुलिस ने 14 छात्रों की नंगे पांव घटना स्थल पर परेड कराई है। उनसे क्राइम सीन की दोबारा रचना की गई और पूछताछ की गई। FIR में लिखा है कि प्रदर्शन के आयोजक नेताओं से मिले आदेश के अनुसार इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पत्रकारों पर बोतलें, जूते, डंडे और पत्थर मारे, जिनसे वे घायल हुए। आप बताइए, अंडे मारने वालों का कितनी बार पुलिस ने इस तरह से नंगे पांव परेड कराया है? पुलिस का कहना है ये छात्र नहीं हैं और पुलिस साजिश की तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नए गुंडा कानून के तहत इनकी गिरफ्तारी की है। कॉकरोच जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने कहा है कि गिरफ्तार हुए इन लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं। इन खबरों का एक पैटर्न यह भी बता रहा है कि दिल्ली की जनता ने 20 जुलाई की हिंसा के खिलाफ जो दबाव बनाया उससे पुलिस तो पीछे हट गई, मगर दूसरे राज्यों में पुलिस छात्रों पर कहर बनकर टूटी है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी वाकई बिहार और बंगाल के छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ेगी? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है, अगर छात्रों के खिलाफ मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो हम फिर से धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि हमसे किए गए वादे का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई पुलिस एक्शन नहीं होगा। बंगाल और बिहार में कई सौ छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कई सौ छात्रों की निगरानी की जा रही है। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। दिल्ली से खबरें आ रही हैं कि जंतर मंतर पर वॉलंटियर करने वालों को हिरासत में लिया जा रहा है। हमारी मांग है कि सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई FIR वापस ली जाए और दिल्ली पुलिस, NDA राज्यों की पुलिस या किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा
भविष्य में कोई एफआईआर दर्ज ना हो। अगर सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया तो हम फिर से प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। आशुतोष रांका ने सरकार से मांग की है कि कानूनी कार्रवाई से जुड़े आश्वासन को 28 जुलाई तक लिखित में सौंप दे। अब सवाल है कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या करेगी? पश्चिम बंगाल जाकर लड़ेगी, बिहार जाकर लड़ेगी और किस तरह से लड़ेगी? क्या वाकई फिर से आंदोलन शुरू करने जा रही है या ट्विटर पर सरकार को उसके वादों की याद दिलाई जाती रहेगी? यह कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बड़ा इम्तहान है। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आंदोलन समाप्ति के पहले से और बाद से भी छात्रों की हिंसा के सवाल को उठाते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गईं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर एफआईआर की जा रही है। मोदी जी, कहाँ गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई एफआईआर नहीं की जाएगी, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली, बिहार में AK-47, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। पहले भी कहा है, ये सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी। जंतर मंतर पर 23 दिनों तक अनशन करने वाली आइसा की नेता नेहा बोरा पटना पहुंच गई हैं और बेऊर जेल में बंद छात्र नेताओं से उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की। क्या कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका और नेता अभिजीत दीपके भी पटना का दौरा करेंगे? आइसा की छात्र नेता नेहा ने कहा है कि अगर छात्र रिहा नहीं किए गए तो आंदोलन और तेज होगा। और हमें यह भी मालूम है कि पुलिस जो हिंसा करती है, कभी भी जो पुलिस कर्मी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके सस्पेंशंस नहीं होते हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके सत्ता की तरफ से जो पुलिसकर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनका जो एक सिस्टमिक हमला है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उसको कंडेम डिस्प्रपोर्शनेटली किया जाएगा, एक तरफा रूप से किया जाएगा और बार बार किया जाएगा, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। बहुत सारे प्रदर्शनकारी पटना की सड़कों पे उतरे थे, उनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने जिन्होंने हिंसा की, उस हिंसा के खिलाफ हम भी बोल रहे हैं, उस हिंसा के खिलाफ पुलिस ने भी एक्शन लिया है। लेकिन पुलिस की जो हिंसा हुई है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, पुलिस का जो एक तरफा दमन चल रहा है इस देश के आम छात्रों के ऊपर, छात्र नेताओं के ऊपर, CPI-ML लिबरेशन के MLA के ऊपर, आइसा के एक्टिविस्टों के ऊपर, उसको एक तरफा रूप से कंडेम करना जरूरी है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तरफ तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जो प्रदर्शन था, उसकी जो मांगे थी वो जायज थी और आप इसको मानते हैं और किसी प्रदर्शनकारी पे आप एक्शन नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ आपने छात्रों को उठाने का काम कर लिया जिससे कि एक डर का माहौल बन जाए। एक बदले की भावना आपकी राजनीति में हमेशा से दिखती रही है, इस सरकार की राजनीति में हमेशा से दिखती रही है। वही बदले की भावना आज हमें बिहार, असम, बंगाल जैसे राज्यों में वापस दिख रही है। तो ये छात्र आंदोलन मुकम्मल नहीं हुआ है तब तक जब तक तमाम छात्र रिहा नहीं हो जाते हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार बिहार भर में गिरफ्तार छात्रों की संख्या 400 से लेकर 700 तक बताई जा रही है। जिनके बच्चे गिरफ्तार हुए हैं उन माँ बाप को या भाई बहन को पता ही नहीं किस जेल में हैं, कहाँ हैं और क्यों गिरफ्तार किए गए। क्या हुआ क्या? कुछ नहीं सर, मेरा भाई था जो कल गया था गांधी मैदान। वो मतलब बोला है घर पे कि हम आ रहे हैं 20 मिनट में रील्स बनाने, उस रील्स ही बनाता है, कंटेंट क्रिएटर। तो गया तो आया ही नहीं वापस। हम लोग को तो पता ही नहीं चला क्योंकि घर में कुछ खबर नहीं था। हम लोग को परसों रात नहीं पता चला, कल सुबह नहीं पता चला, दोपहर तक नहीं पता चला। शाम को जब हम इसके एक दोस्त को पकड़े हैं, हम बोले बताओ, नहीं तो हम जा रहे हैं केस करने, तब हमें पता चला कि उसको अरेस्ट किया गया है प्रोटेस्ट के नाम पे गांधी मैदान से। बच्चे के साथ बच्चा डॉक्टर के दिखाने आया था। कहाँ से आया था? उड़ाया पकड़ थाना से, भलुई।
वैशाली जिला राजा। हाँ, मनीष कुमार नाम है उसका। तो दिखाने आया था तो वो दोस्त के यहाँ चला गया था, जे तो दिखा दीजिए बढ़िया डॉक्टर से। कहा गया था बाथी उथी है हल्ला से बिहान, तो डेरा पर से उसको उठा कर ले गया जी। उसका दोस्त के भी ले गया, हाँ उसको भी ले गया उठा कर। 27 जुलाई को जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई तब बिहार भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन चल रहे थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव के कारण जगह जगह से हिंसा और आगजनी की खबरें आने लगी थीं। यह 27 जुलाई का पटना है। युवाओं को खींचकर इस तरह से पीटने और पकड़कर घर भेजने की पुलिस की रणनीति पटना में उल्टा पड़ने लगी। लाठी से भागते हुए युवा लौटकर किसी और रास्ते से पुलिस को घेरने लग गए और पुलिस पर भी पत्थर चला। गांधी मैदान के पास युवाओं ने पुलिस की जीप पलट दी, उसके ऊपर चढ़ गए। जब पता है कि ये नौजवान डर से आज़ाद हो गए तब फिर इनसे निपटने का बेहतर तरीका अपनाना चाहिए था। तेईस जुलाई को पटना पुलिस ने संयम का परिचय दिया, लेकिन 25 जुलाई को पुलिस की कार्रवाई में समझ की कमी दिखी और प्रदर्शनकारियों के साथ उसका टकराव बढ़ता गया। पटना ही नहीं, बिहार के दूसरे जिलों से हिंसा की खबरें आने लगी। छपरा में पुलिस की जीप में आग लगा देने की खबर आई। पुलिस की कोशिश थी कि युवा गांधी मैदान तक नहीं पहुंच पाएं और उन्हें एक जगह जमा ना होने दिया जाए। इसके कारण पटना भर में अलग अलग कई मोर्चे बन गए। छात्रों को जहां मौका मिला वहीं सड़क पर बैठ गए, जिन्हें हटाने में टकराव हुआ। 23 जुलाई को भी पटना में बड़ी संख्या में छात्र आए, मगर पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया, न ऐसा कुछ किया जिसके कारण युवाओं में गुस्सा भड़कता। इस कारण पुलिस का मजाक भी उड़ा। इंस्टाग्राम पर पुलिस बैरिकेड और आंसू गैस को लेकर इतने लतीफे और रील बन गए कि हंसी रोकी नहीं जाती। मगर 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान बिहार भर में हिंसक झड़पें हो गई हैं। सैकड़ों छात्रों के गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। छात्रों की तस्वीरें जारी की जा रही हैं। अब लगता है पुलिस छात्रों के पीछे पड़ गई है। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की हिंसा को लेकर याचिका दायर की है। 20 जुलाई को दिल्ली में जो हिंसा हुई और बिहार में सिवान में हुई हिंसा को लेकर आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस मामले को आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने मेंशन किया गया। 28 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है। ऐसे प्रदर्शनों पर पुलिस की ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता। सिर्फ प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए पुलिस ज्यादती नहीं कर सकती। पुलिस की सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आत्मसंयम की प्रक्रिया को भी विकसित करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की मांगों वाली कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें से एक याचिका में यह भी मांग है कि देश भर में शांति से प्रदर्शन हो सके, इसके लिए गाइडलाइन बनाई जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा एक प्रोटोकॉल की बहुत जरूरत है। अब आप सोचिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं। अभी तक यहां प्रोटोकॉल और स्पेस तक की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। देखिए रवीश जी, अभी मैं पटना से आया हूं थोड़ी देर पहले, और जिस प्रकार की बर्बर छवियां, खास तौर पर सिवान को अगर मैं देखूं, AK-47 किस पे चला रहे थे भाई? ये आपके बच्चे छात्र युवा नहीं थे, ये आतंकी थे। हमने ऐसे विजुअल्स कभी नहीं देखे। दिल्ली की बर्बरता वहां जाके छोटी लगने लगी मुझे जब मैंने वहां की छवियां देखी। और मैं समझ रहा हूं कि इसी संदर्भ में कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी अपनी बात रखी और सरकार से कहा कि ये कौन है, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आपने कहां पहुंचा दिया भारत के लोकतंत्र को कि लोग सड़कों पर आकर के अपनी मांग, इसमें स्वतः स्फूर्त कोई संगठन नहीं था रवीश जी, सबकी अपनी परेशानी थी। किसी को रोजगार नहीं मिला, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और उन पर आप गोली चला रहे हो। ये छवि पूरी दुनिया में देखी जा रही है। उसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में मैंने एक रिट दाखिल की है, एडजुडिकेटेड के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में भी, जो कल्पना से सिहर उठता है कि उसके स्टूडेंट्स पे
इस प्रकार की बर्बर कार्रवाई हो और हम कहें कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी। शर्म है, लानत है हम सब पर। खबर आ रही है कि सरकार ने पुलिस को ऐसे कोई आदेश नहीं दिए हैं कि नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी और जो हो चुकी है वापस ली जाएगी। दिल्ली पुलिस ने 15 एफआईआर दर्ज किए हैं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने ट्विटर पर कहा है कि जिसे भी कानूनी सहायता चाहिए वो टीम दीपेंद्र को टैग कर संपर्क करे। उधर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास, आशुतोष रांका, रत्ना सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिब्बल ने कहा कि जेनजी की कानूनी लड़ाई में हर संभव मदद करेंगे। अलग अलग जगहों पर वकीलों की जरूरत होगी। अगर कोई वकील बिना पैसे के मुकदमा लड़े तो स्वागत है और अगर फीस लेंगे तो उन सभी के लिए कपिल सिब्बल ने अपनी तरफ से 1 करोड़ की राशि डोनेट करने का ऐलान कर दिया है। सिब्बल ने कहा है कि राजनीतिक रूप से इस आंदोलन से अलग हैं, मगर कानूनी मामले में जेनजी के साथ पूरी तरह खड़े रहेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने बयान जारी किया है कि हमारे वकील अलग अलग राज्यों में रिहाई और कानूनी सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ऐसी वेबसाइट बनाने की घोषणा की है जहां पुलिस हिंसा की तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए जाएंगे और इन सभी के खिलाफ एफआईआर कराने की कोशिश होगी। इधर दिल्ली में पैलेट गन चलाए जाने का मामला गंभीर होता जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में सूत्रों के हवाले से खबर छपी है कि रैपिड एक्शन फोर्स ने आंतरिक जांच में पाया है कि आरएएफ के एक जवान ने पैलेट गन से 7 बार फायरिंग की, जिसमें 5 शॉट प्रदर्शनकारियों को लगे हैं। राहुल गांधी इस मामले को लेकर अमित शाह से लगातार जवाब मांग रहे हैं। अमित शाह का अभी तक कोई बयान नहीं आया। संसद में लोकसभा अधिनियम 2024 में संशोधन का विधेयक पेश कर दिया गया। इस विधेयक के अनुसार पेपर लीक के मामले की जांच कोई केंद्रीय एजेंसी ही करेगी। 2 महीने में जांच पूरी करनी होगी। 3 महीने में हर दिन सुनवाई कर ट्रायल पूरी करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के नतीजे पर अगर अपील की जाती है तो हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। अपील के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। 90 दिनों से ज्यादा की देरी नहीं की जा सकती। यह सब ठीक है, लेकिन 60 दिनों में जांच और 90 दिनों में ट्रायल पूरी हो सकती है। क्या यह संभव है? 6 साल हो गए उमर खालिद के मामले में, अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुई। इसी साल 3 मई को नीट की परीक्षा लीक हुई, 12 मई को परीक्षा रद्द हो गई और उसी दिन यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। 60 दिन से बहुत अधिक हो गए। क्या इस बार की जांच 60 दिनों में पूरी हो गई है? ट्रायल शुरू हो गई है? दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 27 जुलाई को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिनेश बिवाल, विकास बिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। स्पेशल जज अनुग्रोवर बालिगा सुनवाई कर रही थीं। आरोपी के वकील तो पहुंच गए, मगर सीबीआई की तरफ से कोई वकील नहीं पहुंचे, तो आज सुनवाई रद्द हो गई, 3 अगस्त तक के लिए टल गई। कांग्रेस ने कहा है, फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में फर्क देखिए। नीट पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहली बार सुनवाई थी। पहली ही सुनवाई में सीबीआई के वकील नहीं पहुंचे और इस वजह से सुनवाई टल गई। अब 3 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी। यही नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की असलियत है, जहां रीलबाजी तो खूब हो रही है, लेकिन छात्रों को न्याय देने में ये रत्ती भर भी गंभीर नहीं है। कमाल की बात है कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे थे, 2024 की नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की बात होने लग गई। इस मामले में सीबीआई मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ 90 दिनों